हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में अपन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये वाला एक्ट कवर करेंगे। ठीक, फास्ट कवर करना है, एक वीडियो में जल्दी से जल्दी करेंगे। ओके तो इसमें अपने पास टोटल टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 30 सेक्शंस हैं। ठीक, सबसे पहले द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, एक्ट नंबर 78 है 1956 का। एसएन मिली थी इसको 31 दिसंबर 1956 को। ये एक्ट अमेंड और कोडिफाई करता है लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शन मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था 7th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की। उसमें सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है? हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया पे। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट क्या है? वही है इसमें भी कि ये अप्लाई करेगा हिंदूज पर, हिंदू इंक्लूडिंग वीराशया, लिंगायत और फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा, प्रार्थना एंड आर्य समाज, या फिर टू एनी पर्सन जो कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन। सी में कोई भी पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू या फिर पारसी नहीं है बाय रिलीजन, अनलेस कि इट इज़ प्रूव दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूसेज। ये नहीं है अनलेस कि वो गवर्न ही नहीं होता हिंदू लॉ से। एक्सप्लेनेशन में बोल दिया कि हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख बाय रिलीजन कौन होंगे? कोई भी चाइल्ड जो कि लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख हैं बाय रिलीजन। चाइल्ड जिसके लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट, जो इलेजिटिमेट या फिर लेजिटिमेट है और जिसका कोई भी एक पेरेंट हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख है बाय रिलीजन और उसको बॉटअप भी उसी ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली की तरह किया गया है। डबल बी में बोला कि कोई भी चाइल्ड जो लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट है, जिसको अबंडन कर दिया गया था उसके मम्मा पापा के द्वारा, या फिर जिसका पेरेंटेज नोन ही नहीं है लेकिन उसको ब्रॉटअप किया गया है एज अ हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख। और सी में बोला कोई भी पर्सन जो कि कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हो चुका है हिंदू, बुद्ध, जैन या फिर सिख में। सेकेंड में बोल दिया कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब पर, जो कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में दे रखा है, अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट कर दे। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड वाला एक्सप्रेशन ये छोड़ो, फिर सेक्शन में 3 डेफिनेशन आ जाएगा। डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है कस्टम और यूसेज की। कस्टम यूसेज का मतलब कोई भी चीज़ जो कि कंटिन्यूसली या फिर यूनिफॉर्मली लंबे समय से ऑब्टेन है, तो वो कस्टम और यूसेज हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कि जो कस्टम और यूसेज है वो सर्टेन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए है। प्लस provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family। अगर सिर्फ फैमिली के द्वारा कस्टम है ना, तो वो फैमिली के द्वारा डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए है। तो पहला कस्टम यूसेज, दूसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है? इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंड में बोल दिया कि अगर अनमेरिड डॉटर है तो उसके रिगार्डिंग जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं या फिर इंसिडेंस है उसके मैरिज के रिगार्डिंग, वो सारे रीजनेबल एक्सपेंसेस भी हम मेंटेनेंस में ही इंक्लूड करेंगे। और सी में है माइनर। माइनर मतलब वो बच्चा जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। पहला कस्टम यूसेज, दूसरा मेंटेनेंस और तीसरा आ जाएगा माइनर। 4 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी था, 1 से लेके 4 तक सेक्शन। चैप्टर नंबर 2 अडॉप्शन है, 5 से लेके 17 तक। सेक्शन 5 बात करता है अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। इन्होंने बोला कि नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू एन हिंदू, कि भाई कोई भी अडॉप्शन हिंदू के द्वारा नहीं किया जाएगा और ना ही वो अडॉप्शन में लेगा, except in accordance with the provision contained in this chapter and any adoption made in contravention of the said provision shall be void। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जो भी अडॉप्शन करोगे तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग में करना, और अगर कॉन्ट्रवेंशन में करोगे तो वो अडॉप्शन वॉइड कहलाएगा। सेकेंड में कह दिया एन अडॉप्शन विच इज वॉइड शेल नीदर क्रिएट एनी राइट इन अडॉप्टिंग फैमिली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच ही और शी could not have acquired except by reason of adoption, nor destroyed the right of any person in the family of his or her birth। क्या बोल रहा है ये कि जो अडॉप्शन है वो अडॉप्शन जो कि वॉइड है, वो ना ही क्रिएट करेगा कोई भी राइट अडॉप्टिव फैमिली में और ना ही उन राइट को अलग करेगा रियल फैमिली से, बर्थ वाली फैमिली से। ठीक, an adoption which is void shall neither create any right in adoptive family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of adoption, nor destroy the right of any person in the family of his or her birth। ठीक, डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा, क्रिएट भी नहीं करेगा, क्योंकि अडॉप्शन ही वर्ड है। 6 वाले में बोल दिया रिक्विजाइट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। ये बोल रहे हैं कि नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस,
अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा अनलेस क्या चीज़ कि जो अडॉप्टिंग पर्सन है उसकी द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ अ कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन, जो कि सेक्शन 7 और 8 में दे रखा है। सेकंड में है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ अ कैपेसिटी टू डू सो, जो दे रहा है उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए, सेक्शन 9 में है। द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, जो बच्चा है जो चाइल्ड है वो केपेबल होना चाहिए अडॉप्शन में लेने के लिए, सेक्शन 10 में दे रखा है। और फोर्थ वाला इसकी रिक्वेसाइट है अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 11 में दे रखा है। ठीक, तो सेक्शन 6 में रिक्वेसाइट्स हैं जो कि 7, 8, 9, 10, 11 वाले सेक्शंस में फर्दर देखेंगे अपन। 7 कहता है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू बी टेकन टू टेक इन अडॉप्शन। ये कह रहा है कि एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज़ द कैपेसिटी टू टेक सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। कह रहे हैं कि कोई भी जो मेल हिंदू है वो मेल हिंदू अगर साउंड माइंड का है और माइनर नहीं है तो वो किसी भी सन या फिर डॉटर को अडॉप्शन में ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो वो अडॉप्शन नहीं लेगा एक्सेप्ट कि उसकी वाइफ उसे कंसेंट दे दे। ठीक, अनलेस द वाइफ हैज़ completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by the court of competent jurisdiction to be of unsound mind। एक्सेप्शन में आ जाएगा कि अगर मोर देन वन वाइफ है तो आपको कंसेंट सभी वाइफ्स की लेनी पड़ेगी अनलेस कि जो कंसेंट एनी ऑफ देम है वो अननेसेसरी है, वही सारे रीजंस कि भाई उसने रिनाउंस कर दिया है या फिर इनकेपेबल है, वो सारी चीज़ें। सेक्शन 8 में है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। इन्होंने बोला कि जो फीमेल है अगर वो साउंड माइंड की है और माइनर नहीं है तो वो सन और डॉटर को अडॉप्शन में ले सकती है, प्रोवाइडेड दैट अगर उसका हस्बैंड लिविंग है तो उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी हस्बैंड की, अनलेस कि वो जो हस्बैंड है उसने रिनाउंस कर दिया है, वर्ल्ड को सीज हो गया है टू बी अ हिंदू या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया है। सेक्शन 9 में है पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग एन अडॉप्शन, तो नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, कि भाई पापा मम्मा या फिर गार्जियन इन 3 लोगों के अलावा किसी के पास भी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सके। सेकेंड ने बोला कि जो फादर और मदर हैं अगर वो जिंदा हैं तो उनके पास इक्वल राइट है टू गिव अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन, प्रोवाइडेड दैट में बोल दिया कि सच राइट शैल नॉट एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ द से विद द कंसेंट ऑफ अदर। ये जो राइट है अडॉप्शन में देने का वो उन दोनों के द्वारा एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता जब तक एक दूसरे की कंसेंट नहीं है, अनलेस वन ऑफ देम हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड या सीज हो गया टू बी हिंदू या फिर अनसाउंड माइंड का है। फोर्थ वाले पॉइंट में बोल दिया कि जहाँ पे दोनों मदर और फादर जो हैं वो डेड हैं या फिर उन्होंने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को या अबंडन कर दिया है चाइल्ड को, या अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा या फिर नोन ही नहीं है, तो जो गार्जियन है ना बच्चे का वो कोर्ट की प्रीवियस परमिशन से अडॉप्शन में दे सकता है, इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, खुद को भी अडॉप्शन में दे सकता है। ठीक है, एनी पर्सन को भी दे सकता है, खुद को भी दे सकता है। 5 वाले में है बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4। हमने बोला ना कि कोर्ट की परमिशन थे तो कोर्ट जो है वो परमिशन देने से पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो अडॉप्शन है वो चाइल्ड के वेलफेयर में है और बच्चे की जो विशेज़ हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा रिगार्डिंग हिज एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। And the applicant for permission has not received or agreed to receive and that no person has made or given or agreed to make or give the applicant any payment or reward in consideration of adoption। ठीक है, बच्चे की विश को भी ध्यान में रख रहे हैं प्लस ये भी चीज़ देख रहे हैं कि कहीं कुछ पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ है एक्सेप्ट कि कोर्ट ने सेंक्शन दे दिया। एक्सप्लेनेशन में है कि भाई फादर मदर डू नॉट इंक्लूड अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर। अडॉप्टिव फादर तो खुद ही अडॉप्शन ले चुका है ना, तो वो दोबारा से फर्दर अडॉप्शन नहीं कर सकता। इस लाइन का मीनिंग ये भी है। ठीक है, फिर आईए में बोल दिया कि गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड। गार्जियन में कौन कौन इंक्लूडेड है? गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ चाइल्ड्स फादर और मदर या फिर गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सेकेंड में कोर्ट है, कोर्ट का मीनिंग है सिटी सिविल कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरली रिसाइड्स। सेक्शन नंबर 10 आ जाएगा कि पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, तो नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। पहला कि वो हिंदू हो, पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, अच्छा ये बच्चे की बात कर रहे हैं। नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, ठीक है, अनलेस कि वो हिंदू होना चाहिए है, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, अनलेस यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि शादी नहीं होनी चाहिए तो हम अडॉप्शन मिलेंगे, अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट
पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। कुछ कस्टम ऐसा है जहाँ पे मैरिड इंसान को भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है, तो वहाँ पर अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। फोर्थ वाले में कहते हैं ही और शी हैज़ नॉट completed the age of 15 years unless there is a custom or usage applicable to the parties which permit person who have completed the age of 15 years being taken in adoption। ठीक, हिंदू होना चाहिए है, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए है, शादी नहीं होनी चाहिए है, 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए है, अनलेस की कस्टम अलाउ कर रहा है। सेक्शन नंबर 11 बात करता है अदर कंडीशंस ऑफ वैलिड अडॉप्शन की। तो इसमें हमने बोल दिया कि इन एवरी अडॉप्शन जो फॉलोइंग कंडीशंस है वो कंप्लाई की जाएंगी। पहला कि इफ़ द अडॉप्शन इज़ ऑफ सन, अगर सन का अडॉप्शन किया जा रहा है तो जो अडॉप्टिव फादर और मदर हैं जिनके द्वारा अडॉप्शन किया जा रहा है इज़ मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन मतलब बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। अगर आप बेटे को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका खुद का बेटा पोता या पड़पोता नहीं होना चाहिए है। सेकेंड वाले में बोल दिया कि इफ़ द अडॉप्शन इज़ ऑफ डॉटर, तो जो मदर फादर हैं उनकी खुद की बेटी या फिर पोती नहीं होनी चाहिए है। ठीक, और थर्ड वाले में बोल दिया कि अगर अडॉप्शन मेल के द्वारा है और वो फीमेल को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो जो उसका फादर है और बच्चा है उनके बीच में एज गैप कितना होना चाहिए, 21 साल का। ठीक, सेम फीमेल के लिए है, अगर फीमेल है मेल को अडॉप्ट करना चाह रही है तो उनके बीच में भी 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। 5 वाले में बोल दिया कि सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन, दैट मीन्स नो री अडॉप्शन। ठीक, 6 वाले में बोल दिया है कि चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन इन अडॉप्शन बाय पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न और अंडर द अथॉरिटी विद इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ और इन केस ऑफ अबंडेंट चाइल्ड और चाइल्ड जिसका पेरेंट नॉन नहीं है फ्रॉम द प्लेस और फैमिली वेयर इट हैज़ बीन ब्रॉट अप टू द फैमिली ऑफ अडॉप्शन। सिंपल सी बात यह है कि जब आप अडॉप्शन दे रहे हो तो आपकी इंटेंट होनी चाहिए कि आप खुद से सेपरेट करके उसको ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे लोग को, provided that the performance of datta humam shall not be essential to the validity of adoption। ये जो दत्ता हुमाम वाला है ये PYQ में आता है। ठीक, सेक्शन में 12 है इफेक्ट्स क्या होंगे भाई अडॉप्शन के। तो इन्होंने बोल दिया कि द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर अडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। वो जो बच्चा है वो उसके अडॉप्टिव मम्मा पापा का ही बच्चा मान लिया जाएगा, किस डेट से, जिस दिन डेट ऑफ अडॉप्शन है। एंड फ्रॉम सच डेट ऑल द टाइज ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डीम टू बी सीवर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय दोज क्रिएटेड बाय द अडॉप्शन इन अडॉप्टिव फैमिली। जो बर्थ वाली फैमिली है उससे सारे संबंध टूट जाएंगे और जो फैमिली अडॉप्टिव है उससे सारे संबंध जुड़ जाएंगे। ठीक, इतनी सी बात है। provided that the child cannot marry any person who he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। जो बर्थ वाली फैमिली है उसमें अगर वो शादी नहीं कर सकता था तो अब भी नहीं कर सकता। बी वाले में बोल दिया एनी property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligation if any attaching to the ownership of any property including the obligation to maintain relatives of the family of his or her birth। ठीक, और सी में है adopted child shall not divert deprive any person of any estate which vested in him his or her before the adoption। अडॉप्शन से पहले अगर कोई एस्टेट दे गया है तो उसको हम ये डिप्राइव नहीं करेगा, सिंपल बात है। 13 में है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट है उनके पास राइट ही नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सके, वो कर सकते हैं। क्या बोला इन्होंने, सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री। जो अडॉप्शन है वो डिप्राइव नहीं करता अडॉप्टिव फादर और मदर को उनकी पावर से टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी इंटरव्यूज और बाय विल, जैसे चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 14 में है डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। इन्होंने बोला कि वेर अ हिंदू हु हैज़ अ वाइफ लिविंग अडॉप्ट्स अ चाइल्ड शी शैल बी डीम्ड टू बी द अडॉप्टिव मदर। सिंपल सी बात है यार, जिसने अडॉप्ट किया है वो अडॉप्टिव मदर होगी। सेकेंड में बोल दिया कि वेन एन ऑप्शन हैज़ बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ। तो जो सीनियर मोस्ट है ना वो उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाएगी और जो बाकी हैं वो स्टेप मदर्स कहलाएंगी। थर्ड में बोला कि जहाँ पे विडोवर या फिर बैचलर अडॉप्ट कर रहा है चाइल्ड को, एनी वाइफ होम इज सब्सिक्वेंटली मैरिज शैल बी डीम टू बी द स्टेप मदर ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। शादी नहीं हुई है और फिर तुम बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके बाद जिससे भी आप शादी करोगे वो उसकी स्टेप मदर कहलाएगी। और फोर्थ वाले में ये
विडो होना चाहिए, विंडो लिखा हुआ है। विडो और एन अनमेरिड वुमेन है, वो अडॉप्ट कर रही है बच्चे को और बाद में शादी होती है तो वो उसके स्टेप फादर कहलाएंगे। 15 बात करता है वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। अगर वैलिड अडॉप्शन है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, रिनाउंस नहीं कर सकते हो, आप उसको रिटर्न नहीं करवा सकते हो उसकी फैमिली को। कोई चीज़ नहीं है जो पहले ले लिया और फिर बाद में दोबारा रिटर्न कर दिया, नो, नॉट अलाउड। 16 बात करता है presumption as to registered document relating to the adoption. Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made or is signed by the person giving and the person taking the adoption in child, the court shall presume. सिंपल सी बात क्या हुई कि आपने डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा है, उसमें जो बंदा ले रहा है और जो दे रहा है उन दोनों के साइन हो चुके हैं, तो जो कोर्ट है वो शैल प्रिज्यूम करेगा कि जो अडॉप्शन है वो वैलिड है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। ठीक, 16 में क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्रिजम्पशन एज टू बी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू दी अडॉप्शन। 17 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ये पेमेंट की बात कर रहा है कि यार ये जो आप अडॉप्शन है इसमें कोई भी पेमेंट वगैरह रिवॉर्ड वगैरह ये अलाउड नहीं है। अगर आप पेमेंट वगैरह देकर फिर बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो वो हो जाता है ना कि आप सेल या फिर बाय कर रहे हो बच्चे को, वो अलाउड नहीं है। और अगर आप पेमेंट या फिर कंसिडरेशन कुछ देते हो तो उसमें सज़ा कितनी है, 6 महीना फाइन और बोथ। No prosecution under this section shall be instituted without the previous sanction of state government or an officer authorized by the state government. जब तक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर ऑथराइज नहीं कर देता है या फिर प्रीवियस सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है तब तक हम प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये अपना हो गया है दिस अडॉप्शन वाला हिस्सा। अब चैप्टर नंबर 3 जो कि लास्ट है वो है मेंटेनेंस 18 से 28। सेक्शन नंबर 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ अ वाइफ। इसमें हमने बोल दिया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। ओके, सेक्शन 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ ए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ठीक है, हिंदू वाइफ जो है उसको मेंटेन किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सेकेंड में बोल दिया अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफीटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। आप सेपरेटली रह सकते हो और आपका क्लेम जो मेंटेनेंस का है वो भी ख़त्म नहीं होगा। कब? जब वो गिल्टी है डिजर्शन के लिए, that is to say of abandoning him without reasonable cause and without her consent or against her wish और विलफुली नेगलेक्ट कर रहा है उसको। दूसरा कि उसके साथ क्रूएलिटी कर रहा है। तीसरा अदर वाइफ उसकी लिविंग है। या फिर पांचवी वाली चीज़ वो कॉन्क्यूबैन को रख रहा है सेम हाउस में, ठीक है, या फिर हैबिचुअली रिसाइड करता है विद कॉन्क्यूबैन एल्सवेयर। एफ वाले में है वो सीज हो गया है टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। जी में है if there is any other cause justifying his of her living separately। तो इन सारे केसेस में उसके पास मेंटेनेंस ऑफ राइट भी है प्लस सेपरेटली भी रह रही है। और तीसरा ने बोल दिया अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज़ अनचेस्टेड और सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू दी अनदर रिलीजन। यहाँ पे एक और चीज़ अपन ने क्या देखी कि केस नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा 1994 का केस है। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट दो नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन नंबर 18 कैन बी गारंटीड बाय कोर्ट बिकॉज अ सूट कुड टेक years to settle and until then not granting pendant light maintenance would be against the spirit of section number 18। सिंपल सी बात है। बादशाह वर्सेस सौ और मिला बादशाह गोडसे वाइफ ऑफ बाइगेमिस मैरिज अलाउड टू गेट मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC। सेक्शन 19 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। सबसे पहले तो वाइफ ने मेंटेनेंस ले लिया, अब जो विडोड डॉटर इन लॉ है वो मेंटेनेंस ले रही है। अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो एंटाइटल्ड होगी टू बी मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय फादर इन लॉ जो है वो मेंटेन करेंगे प्रोवाइडेड दैट and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earning or other property or where she has no property of her own is unable to obtain maintenance। फादर इन लॉ से कब मेंटेन की जा रही है? जब उसके पास खुद की जो अर्निंग है उससे वो मेंटेन नहीं हो पा रही है या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी है उससे नहीं हो पा रहा है, और फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हस्बैंड फादर
या मदर, जो उसके हस्बैंड हैं, फादर हैं, मदर हैं, उनकी एस्टेट से वो नहीं खुद को मेंटेन कर पा रही है तो फादर इन लॉ के पास आएगी। या फिर फ्रॉम हर सन या फिर डॉटर, उनकी सन डॉटर एस्टेट उनसे नहीं हो पा रही है तो फादर इन लॉ के पास आएगी। सेकेंड वाले ने बोल दिया एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल। ये जो ऑब्लिगेशन है वो एनफोर्सेबल नहीं होगी। कब नहीं होगी? इफ़ जो फादर इन लॉ है हैज़ नॉट द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी को पर्सनल प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease to be the remarriage of daughter-in-law। ठीक, जब तक दोबारा से शादी नहीं होती है तब तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, फिर अनिमुथु वर्सेस गांधी अम्मल के केस में ये वाली बात बोली गई थी कि जो ऑब्लिगेशन है फादर इन लॉ पे वो एनफोर्सेबल नहीं होगी अगर फादर इन लॉ के पास मीन्स नहीं है ऐसा करने का फ्रॉम को पर्सनली प्रॉपर्टी। ठीक, 20 में आएगा मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। पहले वाइफ ने लिया, फिर डॉटर इन लॉ ने लिया, अब चिल्ड्रन और एजेड पेरेंट्स जो हैं वो मेंटेनेंस ले रहे हैं 20 वाले में। A Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate children and his or her aged or infirm parents। सेकेंड वाले में बोल दिया a legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or mother so long as the child is a minor। ठीक, जब तक माइनर है तब तक आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। थर्ड ले में बोल दिया एन ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड और इनफॉर्म पेरेंट्स और अ डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंड इन सो फार एज द पेरेंट और द अनमैरिड डॉटर इज अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट ऑफ हिज और हर ओन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी। ठीक, और यहाँ पे पेरेंट इंक्लूड करते हैं चाइल्डलेस स्टेप मदर को। स्टेप मदर है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। 21 में है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होते हैं? तो डिपेंडेंट मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। उसके फादर, मदर, विडो, अगर जब तक उसने मैरिज नहीं की है तब तक री मैरिज नहीं की है, या फिर उसका सन, सन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन, सन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, फिर ये अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन। ठीक है, 6 में विडो डॉटर अनएबल टू मेंटेनेंस। ठीक है, फिर 22 में मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट आ जाएगा। 22 में अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आ जाएगा। ये जो अमाउंट है वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। पोजीशन, स्टेटस ऑफ पार्टीज, रीजनेबल वांट ऑफ क्लेमेंट, क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली अगर वो जस्टिफाइड है, वो सारी चीज़ें, नंबर ऑफ पर्सन जिसको उसको एंटाइटल मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल है तो कितना कितना दिया जाएगा वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। 24 में है क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू। जो क्लेम कर रहा है ना कि मेंटेनेंस दो वो हिंदू होना चाहिए। 25 में है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो जो अमाउंट है वो भी ऑल्टर किया जा सकता है। 26 में है डेब्ट टू हैव द प्रायोरिटी। 27 में है मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज। 28 में है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस, कि व्हेन अ डिपेंडेंट हैज़ अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन एस्टेट और सच एस्टेट और पार्ट देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड। किसी एस्टेट में से मेंटेनेंस का राइट था, वो जो एस्टेट है उसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो राइट है टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ द ट्रांसफरी हैज़ नोटिस ऑफ द राइट और इफ ट्रांसफर इज ग्रेशियस एंड बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी जिसने कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस ऑफ राइट उस प्रॉपर्टी को लिया था। ठीक, चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा रिपील एंड सेविंग। 29 रिपील है, 30 में सेविंग आ जाएगा। दैट नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी अडॉप्शन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड वैलिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ एनी सच अडॉप्शन शैल बी डिटरमाइंड एज इफ दिस एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड। ठीक है, ये जो एक्ट है वो अफेक्ट नहीं करेगा अडॉप्शन को जो कि इस एक्ट से पहले किए गए हैं, और उनकी जो वैलिडिटी और अफेक्ट है अडॉप्शन की उनको ऐसे ही डिटरमाइन किया जाएगा जैसे कि ये एक्ट उस टाइम पास ही नहीं किया गया था। ठीक, तो अपन ने क्या देखा? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अच्छा, इसके कुछ केसेस हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, सायरा अब्दुल वर्सेस AM अब्दुल गफूर, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कौसिम और डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी 1 से लेकर 4, चैप्टर नंबर 2 अडॉप्शन 5 से लेकर 17। 5 वाले में अडॉप्शन को रेगुलेशन किया, 6 में उसके रिक्वायर्ड्स बताई, 7 में कैपेसिटी बताई कि कौन अडॉप्शन देगा, 8 में है
सॉरी 7 में है मेल के रिगार्डिंग, 8 में है फीमेल के रिगार्डिंग, 9 में है कि कौन पर्सन अडॉप्ट कीपेबल है देने के लिए, 10 में है कि किसको अडॉप्शन में दिया जाएगा, 11 में अदर कंडीशन, 12 में इफेक्ट बता दिया, 13 में अडॉप्टिव पेरेंट्स का राइट बता दिया कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 14 में है कि अडॉप्टिव मदर के रिगार्डिंग, 15 में वैलिड अडॉप्शन कैंसिल नहीं किया जा सकता, 16 में सेल्फ प्रिजम्पशन है और 17 में प्रोहिबिशन बता दिया कि पेमेंट के लिए। ठीक। चैप्टर नंबर 3 में मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस अपना कितना है, 18 से लेके 28 तक था। ये 29 और 30 चैप्टर नंबर 4 में है। ठीक। 18 में मेंटेनेंस वाइफ को, 19 में डॉटर इन लॉ को, 20 में चिल्ड्रन एजेड पेरेंट्स को, 21 में डिपेंडेंट डिफाइन कर दिया, 22 में मेंटेनेंस डिपेंडेंट का है। ठीक। 23 में अमाउंट है, 24 में क्लेमेंट हिंदू होना चाहिए है, 25 में ऑल्टर किया जा सकता है, 26 में डेब्ट को प्रायोरिटी देंगे, 27 में मेंटेनेंस कब चार्ज बन जाएगा, 28 में कि इफेक्ट क्या होगा अगर जो ट्रांसफ़र एस्टेट है जिसमें मेंटेनेंस का राइट था उसको अगर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक। 29 रिपील्ड है और 30 आपका सेविंग आ जाएगा। ओके, तो ये एक्ट अपना पूरा हो गया है। इसमें अपन एक बार बस वो वाला देख लेते हैं कि कितनी पेनल्टी इन लोगों ने अपने को लगाई थी। ठीक, ये रहा कि अगर आप पेमेंट देते हो तो पेनल्टी लगेगी 6 महीना फाइन और बोथ की, सेक्शन नंबर 17 में। ठीक, ये अपना एक्ट पूरा अब ख़त्म हो गया है। ओके, चलो।